हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस पीसीएस अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो बिहार स्पेशल में जो बिहार का देख रहे ज्योग्राफी, उसमें अभी हम लोग जो देखने वाले हैं बिहार की मिट्टी, साथ साथ वन जीव और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है 2021 में, ठीक है, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी लाइन कह रहा है, अगर भाग पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पे भरोसा है तो जो चाहोगे वो पाओगे। यानी भरोसा किस पे होना चाहिए? खुद पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि मिट्टी क्या है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक अकार्बनिक और कार्बनिक मिश्रण का क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ठीक है। इसके निर्माण की बात करें तो चट्टान के टूटने फूटने या भौतिक और या रासायनिक परिवर्तन के सम्मिश्रण से मिट्टी का निर्माण करता है। अब मिट्टी के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक तो स्थलाकृति कैसा है, वहाँ पे वर्षा कितना होता है, ह्यूमिडिटी कैसा है, तापमान वहाँ पे कितना रहता है, और वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसा रहा होगा, ये सब निर्णायक भूमिका निभाता है। अब एक मृदा के स्टडी क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। और ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। तो ये तो फैक्ट था नॉर्मली। अब जो हम लोग देखेंगे उसको मैप से भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे। अब कह रहा है, बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ के लगभग 90% क्षेत्र क्या है? जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। चूँकि बिहार में क्या है, नदियों की जाल है और अभी विविधता दिख भी रहे, तो इसके 90% क्षेत्र क्या है, इसमें मिट्टी ये पाया जाता है। ठीक है। बिहार में मिट्टी को उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार के रूप में विभाजित किया जाता है। जी हाँ, किस तरह से? उत्तरी और दक्षिणी। ये विभाजन का आधार क्या है? गंगा नदी के उत्तर, और आप मैप में भी देख सकते हैं क्या है, गंगा नदी के उत्तर, ये गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर उत्तरी मिट्टी और दक्षिण को दक्षिणी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो सबसे ऊपर आपको थोड़ा सा याद हो, यहाँ पर क्या है? नेपाल है। नेपाल में कौन सा क्षेत्र है? नेपाल का तराई क्षेत्र है। उसके अलावा बिहार की जो ये क्षेत्र है, ये कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय है। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है, ये सब, ठीक है, ये मिट्टी वाला है। कहाँ तक? इधर से ये भी जो पठार का क्षेत्र है, ये पठार है, और बाकी जितना क्षेत्र बचा है ये सब क्या है? मिट्टियाँ हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी आगे मैप पर। पहले हम लोग इसके वर्गीकरण को देखते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी को क्या कहते हैं और दक्षिण क्या कहते हैं। उत्तर वाली मिट्टी की बात की जाए तो जो सबसे ऊपर क्षेत्र है, पर्वत का नीचे क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय पाद मिट्टी। ठीक है। दूसरा मिट्टी है तराई। तीसरा जलोढ़ और खादर, यानी जलोढ़ पुराना और जलोढ़ नवीन। तो पहले हम लोग मैप पे आते हैं, फिर उस पर जाएंगे फैक्ट पे। देखिए, ये बिहार का मैप है। ये सबसे प्रकार क्या है? तो तराई का क्षेत्र, तराई का ये पर्वतीय क्षेत्र है। इस मिट्टी क्या नाम पड़ा? तराई का पर्वतीय क्षेत्र, तराई मिट्टी। ठीक है। उसके बाद है तराई के नीचे की जो मिट्टियाँ हैं उसका नाम क्या है? तो तराई, हाँ ठीक है, तराई वाला। दूसरा ये जो मिट्टी है, एक तो तराई का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ शुरू होता है पूर्वी चंपारण से लेकर किशनगंज तक। ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है। ठीक है, 7 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है जो पूर्वी चंपारण से किशनगंज तक है। दूसरा ये जो मिट्टियाँ हैं ये पर्वतीय मिट्टियाँ हैं। ठीक है, कौन है? पर्वतीय मिट्टियाँ हैं। और ये किसका पार्ट है? तो नेपाल का। किसका पार्ट है? नेपाल का। ये बिहार में जो समस्या श्रेणी है इसी का पार्ट है। दूसरा जो मिट्टी है ये गंगा के, देखिए गंगा ये है, ठीक है, मान लेते हैं गंगा नदी है, इसके उत्तर का पार्ट है, यानी तराई और गंगा नदी के बीच का। जो तराई और गंगा नदी के बीच का जो मिट्टियाँ है, इसका 2 पार्ट है। एक तो जो जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, ठीक है, यानी हर साल बाढ़ आता है। ठीक है, साल बाढ़ आता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो एक मैंने ट्रिक तौर पर याद रखा है, एक मेरा भाई का नाम है नवीन, वो बहुत खचरा है, नवीन में बहुत खचरा है। तो क्या नाम हो जाएगा? तो नवीन मिट्टी कौन सा है? तो खादर है। नवीन क्या है? खादर। क्या है? खादर। और जो जहाँ हर साल बाढ़ नहीं आता, कभी कभी बाढ़ आता है, उसको कहते हैं पुरानी जलोढ़। क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़। और ये क्या है? वंगर है। क्या है ये? वंगर। चूँकि खादर और वंगर में कन्फ्यूजन होता है। खादर मेरा भाई नवीन है, मान लेते हैं, वो बहुत खचरा है, तो नवीन मिट्टी क्या हो जाएगा? खादर। दूसरा बचा वंगर। यानी उत्तर बिहार की अगर हम मिट्टी की डिवीजन करें तो हम लोग क्या देखा कि ये गंगा नदियाँ हैं, गंगा नदी है, इसके सबसे जस्ट नीचे वाला जहाँ हर साल बाढ़ रहता है ये हो गया खादर। क्या है? खादर। फिर उसके आगे क्या है? वंगर। ठीक है। और ये जो है पर्वतीय मिट्टी है,
और पर्वतीय मिट्टी सटा हुआ 6 से 7 किलोमीटर लंबा है, चौड़ा, और यहाँ से यहाँ तक लंबा है। पश्चिम चंपारण से, पश्चिम नहीं, पूर्वी चंपारण से किशनगंज तक। इसको कहते हैं कौन सा मिट्टी? तो तराई क्षेत्र की मिट्टी। ठीक है। उसी तरह से अब हम दक्षिण बिहार में जाएंगे। फिर ये गंगा नदी है, गंगा नदी के नीचे वाला क्षेत्र जो है ये टाल का है, ये निम्न भूमि जिसको टाल कहते हैं। ठीक है। टाल के बाद का जो अंग का मैदान है और ये मगध का मैदान है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी डिवीजन है। दक्षिण भारत की मिट्टियाँ, दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ, सबसे पहले टाल क्षेत्र जो जस्ट गंगा पटना के नीचे वाला क्षेत्र है, ये वाला। उसके अलावा कगारी मिट्टी, उसके अलावा पुरानी जलोढ़, और पुरानी जलोढ़ जो है वो केवाल केरल मिट्टी, और लाल मिट्टी बलथर मिट्टी है। तो इसका डिवीजन है। कौन कौन है? टाल, फिर कगारी, टाल के नीचे कगार पर लटका हुआ कगारी, फिर जिस तरह से पुरानी जलोढ़ था और नवीन जलोढ़ है। तो पुरानी जलोढ़ है जिसको ऊपर पुरानी वाला को ऊपर में क्या कहते थे? बंगर, नीचे में क्या कहते हैं? केरल, केवाल। और फिर लाल पीली मिट्टी जिसको बलथर मिट्टी है, यानी कह सकते हैं बिंद वाला क्षेत्र है, यानी कैमूर रोहतास वाला। ठीक है। यानी ये टाल, उसके नीचे कगारी मिट्टी, ठीक है, ये लाल पीला वाला मिट्टी, और ये फिर हो जाएगा आपको टाल मिट्टी या कगारी या बलथर मिट्टी। ठीक है। पीला मिट्टी को ही बलथर भी कहते हैं। ये चार कैटेगरी की मिट्टी है। अब हम लोग उसके विस्तार से देखते हैं। फर्स्ट, उत्तर बिहार की मिट्टियाँ। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाले नदी जैसे गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला, बलान एवं उसके सहायक नदी से हुआ है। ये 4 वर्गों में विभाजित है। सबसे पहला पर्वतीय मिट्टी, एक जो पीडमोंट इसको भी कहते हैं। ये 64 बीपीएससी में पूछा था पीडमोंट सॉइल किसे कहते हैं, क्योंकि पर्वतीय मिट्टी को ही पीडमोंट कहते हैं। जो हिंदी माध्यम बच्चा था, जो पूरी तरह से हिंदी माध्यम है, उसको काफ़ी दिक्कत हुआ था इसको लेके, तो ध्यान रखना है। जो माउंटेन है, ठीक है, उसी को पीडमोंट सॉइल भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी के आसपास का इलाका है। आप मैप में देखिएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको ये इलाका। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है? पीडमोंट है। दूसरा है इसी का, चूँकि ये अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ भी है। चूँकि अधिक उपजाऊ है इसीलिए यहाँ पर मुख्य मृदा मुख्य रूप से धान, गन्ने के लिए क्या है? फेमस है। एक चीज़ अगर आप लेटेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बिहार का जो सर्वाधिक गन्ना, जी हाँ, गन्ना उत्पादन होता है, ये होता है पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण में। कारण क्या है कि उपजाऊ मिट्टी भी है और पर्याप्त मात्रा में बारिश भी होती है। दूसरा है तराई मिट्टी। ये जो जस्ट सटा हुआ भाग है नेपाल, ये वाला हिमालय का सटा हुआ भाग है। उत्तर में पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक है। ये 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है। इसमें कंकर कहीं के ज़्यादा है, रेत की मात्रा, और यहाँ पे दलदली भूमि है। जो मच्छर बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? मच्छर बहुत होता है। और इसके रंग की बात करें तो ये हल्के भूरे या पीले रंग के होता है। ठीक है। और ये फेमस किसके लिए? तो धान, पटसन, गन्ने के लिए फेमस है। ठीक है। गंडक के पश्चिम भैंसारोटन तक यहाँ पर है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है मिट्टी का, ये क्षेत्र है। ठीक है। ये क्षेत्र है यानी गंडक नदी के पश्चिम, गंडक नदी के पश्चिम का ये इलाका है। ठीक है। दूसरा है पुरानी जलोढ़ या बांगर। नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ को, नवीन क्या खच्चर है, क्या है? तो खच्चर को क्या कर देंगे? खादर। ठीक है। इसको देखते हैं। इसकी बात की जाए तो ये इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्र में होता है जहाँ पे बाढ़ प्रतिवर्ष नहीं आता है, जैसे कि घाघरा, गंडक, दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में। ठीक है। इसमें क्षेत्र रहेगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब। ठीक है। यानी ये पार्ट, कौन पार्ट है? तो ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये वाला एकदम यहाँ पे, चूँकि प्रत्येक वर्ष बारिश नहीं होती है, बाढ़ नहीं आती, उसकी वजह से ये है। ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है, ये जो मिट्टी है इसमें चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है, जबकि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। वैसे बिहार में 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, बिहार नहीं बल्कि भारत में सभी मृदा में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की क्या है? कमी है। सिर्फ एक मृदा जो कि नेपाल का तराई क्षेत्र है, नेपाल का तराई क्षेत्र में ई मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये जो मिट्टी है मुख्यतः धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना के लिए फेमस है। नवीन जलोढ़ तो खच्चर वाला, जहाँ पे हर वर्ष अवसाद आता है बरसात की वजह से। ये जो है गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा के निचले क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, इस मिट्टी की बात की जाए तो रंग जो है गाढ़ा भूरा है,
गाढ़ा भूरा है तथा बालू एवं चीका की प्रधानता होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है, जो एज यूजुअल हम लोग जानते ही हैं। ये अधिक उर्वर है, कारण क्या है कि हर वर्ष यहाँ पे क्या आती है, बारिश होती है। चूँकि अधिक उर्वर होने के कारण क्या है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होता है। सिंचाई की वजह से क्या है, धान, गेहूँ, जूट, मक्का अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण बिहार की, जैसे एक बार देख लीजिएगा फिर से, ये जो उत्तर बिहार की मध्य ऊपर के जो निम्न भूमि है उसको क्या कहते हैं, चौर कहते हैं। एक बार ऊपर उत्तर बिहार की मट्टी को या मिट्टी को फिर से देखना चाहें तो ये जो था पिडमोंट सॉइल, ये जो था नेपाल का तराई क्षेत्र, कुछ जस्ट नीचे जो क्षेत्र है ये वाला जलोढ़ है, और ये जो बीच वाला है ये कौन सा है, खादर मिट्टी है। ठीक है, अब फिर दक्षिण बिहार की मट्टी को देखें तो पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि देखिए दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं इसे, कहाँ पर हुआ, देखिए ये गंगा नदी है और ये छोटा नागपुर का पठार है। इसके बीच का ये जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, इसी में इस मिट्टी का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ठीक है, मिट्टी की संरचना के आधार पर बात करें, दक्षिण बिहार की मिट्टी को भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जो हम लोग ऊपर देखे भी हैं। ठीक है, जिससे पहला है टाल मिट्टी, क्या ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है और ये निम्न भूमि है। कौन सा भूमि है, निम्न भूमि, यानी पटना के जो मोकामा वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र है, और ये गंगा के दक्षिण तट से बक्सर के भागलपुर तक। ठीक है, यानी गंगा के दक्षिण तट से कहाँ पर, बक्सर के भागलपुर तक है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये क्षेत्र है टाल वाला। ठीक है, ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, भागलपुर तक, बक्सर से भागलपुर तक यहाँ से पूरा क्षेत्र है, ये टाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये बात की जाए, चूँकि यहाँ पर भी हर साल बारिश आता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या, इसका जो कण है ये मोटा कण है और धूसर रंग का होता है और भारी मिट्टी होता है। ठीक है, चूँकि रबी फसल के लिए अच्छा होता है, और ये क्षेत्र में दलहन, जो पटना इलाका है, पटना में सर्वाधिक मात्रा में दाल होता है। ठीक है, क्या होता है, दाल होता है। उसके कारण क्या है, इसी टाल का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, टाल का क्षेत्र, ये रबी फसल, चूँकि ठंडा महीना में दाल होता है, इसलिए रबी फसल के लिए क्या है, उपयुक्त है। नेक्स्ट है कगारी मिट्टी, क्या है, कगारी यानी कॉर्नर पर वाला। ये गंगा नदी के दक्षिण तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदी के किनारे पर स्थित है। इसे अगर मैप में देखना चाहिएगा तो ये दिख जाएगा आपको, देखिए सोन, पुनपुन, फल्गु, ये जो इलाका है ये वाला। ठीक है, यानी अगर थोड़ा बड़ा में देखना चाहिए, बड़ा में ये हुआ बिहार, गंगा नदी, ये जो इलाका है बक्सर से लेके ये इलाका भागलपुर तक क्या है, टाल मिट्टी, और ये जो इलाका है ये इलाका, कलर चेंज कर देते हैं, ये जो इलाका है यहाँ तक, ये कौन सा है, तो कगारी मिट्टी है। कौन सा है, तो कगारी मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पे चूँकि उर्वर शक्ति थोड़ा कम है तो चूँकि क्या होगा, मोटा अनाज होगा, और मोटे अनाज साथ साथ सब्जी भी होता है। और चूँकि मोटा अनाज है तो मक्का, मिर्च, सरसों के लिए क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ या केरल केबाल। ठीक है, ये मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से भागलपुर तक है। यानी देखिए बक्सर के क्षेत्र, पटना गया, यानी जो टाल मिट्टी है, टाल मिट्टी ये हो गया। ठीक है, टाल का ये क्षेत्र है, टाल मिट्टी है, उसके नीचे ये हो गया आपको कौन सा, तो कगारी वाला। और ये जो एकदम सटा हुआ क्षेत्र है, ये जो इलाका है छोटा सा उत्तर वाला बीच में, यानी पटना टाल के और इसके बीच का, इसी को कहते हैं पुरानी केराल या केबाल मिट्टी। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, जो केराल मिट्टी की विशेषता है, इसमें जल धारण क्षमता बहुत होती है। क्योंकि जल धारण क्षमता है इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है, गहरा भूरा और पीला, हल्का पीला हो जाता है। क्योंकि जल धारण क्षमता ज़्यादा है तो धान होगा, मक्का होगा, बाजरा होगा, आलू, अरहर, गेहूँ इत्यादि इसमें उपयुक्त उगाया जाता है। नेक्स्ट है आखिर मिट्टी, जो लाल मिट्टी या लाल पीली मिट्टी, बलथर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये कैमूर जो है, यानी बिंद श्रेणी जो है, कौन सा, बिंद श्रेणी, तो ये जो इलाका है कैमूर रोहतास का, उस क्षेत्र में, यानी कैमूर श्रेणी के निकट है। और पूर्व में राजमहल के उच्च भूमि, यानी 8 से 15 किलोमीटर तक पट्टी में ये फैला हुआ है। ठीक है, यानी कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये क्षेत्र है कैमूर वाला, और राजमहल पारी भागलपुर तक ये जो क्षेत्र है, ये 8 से कितना है, यानी छोटा नागपुर पठार के ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, ये लाल पीले मिट्टी। ठीक है, और ये जो मिट्टी है मुख्यतः इसके क्षेत्र की बात करें तो मुंगेर है, सॉरी जम्मू है, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी, बांका, नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर, सब क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें जो रेत के कण है और कंकर की बहुलता होती है, चूँकि इसलिए उसमें उर्वरता भी, चूँकि पत्थर रहेगा तो उपजाऊ तो होगा नहीं, पत्थर या कंकर की वजह से क्या उपजाऊ कम है। ठीक है, इसमें लौह तत्व की प्रधानता है, और लौह तत्व की वजह से क्या है, ये फेरस की वजह से ये लाल रंग देता है।
चूँकि लाल रंग है इसलिए प्रकृति में क्या है, ये अम्लीय है, अम्लीय है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा कि मोटे अनाज बाजरा, अरहर, ज्वार इत्यादि इसमें उपजाया जाता है। ये मिट्टी हुआ। मैंने कोशिश की आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने का, उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बात करें, देखिए लाल बलुआई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास क्षेत्र में पाई जाता है। कारण क्या है कि बिंद का पाठ है। किसका पाठ है? बिंद का पाठ है। दूसरा कि इस मिट्टी में बालू एवं लेटराइट वंश के अंश भी पाया जाता है। मुख्य रूप से ज्वार बाजरा के लिए फेमस है। एक नज़र अगर फिर से मिट्टी पर देखना चाहिएगा तो ये पेडीमोंट सॉइल है। ये नेपाल के तराई क्षेत्र है, 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा है। फिर आता है बीच वाला ये कौन सा है? तो ये जो है वांगर है। कौन सा है? वांगर है। फिर ये जो ये से क्षेत्र है ये आता है खादर है। ठीक है, उसके अलावा नीचे से बात करें तो ये टाल मिट्टी है, टाल या ताल दोनों की है। फिर यहाँ पर जो है यह पर हम लोग देखा कगारी नहीं, हाँ कगारी है। ठीक है, ये विंध्य वाला क्षेत्र है, लाल बलुआ मिट्टी है। और यहाँ पर जो आ जाता है ये तो अंतिम मिट्टी जो था, ठीक है, तो केरल के बाल वाला आ जाता है। ये एक नज़र में मिट्टी हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं हम लोग वन एवं वन्यजीव। वन एवं वन्यजीव क्या है? तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है जहाँ मानसून पर्णपाती वन, चूँकि मानसूनी इसलिए मानसूनी पर्णपाती वन पाया जाता है। इन वनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है आर्द्र पर्णपाती, दूसरा है शुष्क पर्णपाती। अब देखिए आर्द्र और शुष्क में अंतर क्या है? तो जहाँ पर औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है वो आर्द्र क्षेत्र हो गया, और जहाँ पर 120 से कम होता है वो शुष्क हो गया। अब इसको हम लोग मैप से देखने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। आपको मैंने पढ़ाया था बिहार में वर्षा पैटर्न, तो हम लोग देखा था बिहार में 3 तरह के वर्षा होता है। एक अगर 2 तरह का है उष्ण कटिबंधीय है। एक तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है, ये कहाँ से प्रवेश करती है? किशनगंज से। दूसरा मानसून पूर्व में भी जो चक्रवात वर्षा होता है ये भी मानसून के बंगाल के खाड़ी से ही प्रवेश करता है। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल के खाड़ी से किशनगंज में। यानी ये इलाका जो है किशनगंज के इलाका, यानी उत्तर बिहार के जो तराई क्षेत्र के आसपास के बिहार का क्षेत्र है, उत्तर बिहार के जो तराई क्षेत्र के आसपास है, ये कहाँ पर? यहाँ पर वर्षा क्या होता है? ज़्यादा आता है। औसत कितना होता है? 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है। क्योंकि ज़्यादा वर्षा यहाँ पर क्या होगी, इसलिए ये आर्द्र क्षेत्र है, ह्यूमिडिटी वाला क्षेत्र है। अब जो क्षेत्र है जो 120 से कम है, दूसरा चर्चा हम लोग क्या था? शीत चक्रवात। ये जो मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी जो मध्य सागर है वहाँ से बारिश आती है, और ये रबी की फसल में यानी नवंबर दिसंबर ठंडा के महीना में आता है। ये इस क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर भी क्या है, यानी ऊपर जो उत्तर बिहार के जो क्षेत्र है यहाँ उष्ण जो यहाँ पर क्या है, जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा पेड़ पौधा आएगा? तो आ जाएगा ये आर्द्र पर्णपाती। कारण क्या है कि यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात से बारिश गिरती है और उष्ण कटिबंधीय से मानसून और मानसून पूर्व वाला। ठीक है, अब आर्द्रा वन की बात करें, जो पर्णपाती है आर्द्र ये हो गया। इसमें इलाका जो है किशनगंज से पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर क्षेत्र और नेपाल के सीमावर्ती जो हम लोग चर्चा किए। इसमें जो वन पाया जाता है वो साल, सेमुल, जामुन, सागवान। देखिए सेमल आपको याद रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन वनों में सबई घास, हाथी घास, नरकट, बेत इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूसरा है शुष्क पर्णपाती। ये वैसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होता है। ये बिहार के अधिकांश भाग में यही पाया जाता है। इसमें से आपको दक्षिण बिहार के कैमूर की पहाड़ी, जमुई, बांका, ठीक है, ये सब क्षेत्र, मुंगेर, ये सब आता है। क्योंकि बारिश कम होता है इसमें कैसे आ जाएगा? तो जो शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस भी क्या है? ये वन के कैटेगरी में इसको लाया गया है, तो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य है? 12 है। 12 में 3 को पहले इस पर चर्चा कर लेते फिर उस पर आगे आएंगे। ठीक है, पहला कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ये कौन जिला में? पश्चिम चंपारण। ये कई बार पूछ चुका है। ये बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है जहाँ पर और बाघ संरक्षण केंद्र भी है। यहाँ पर बाघों की संख्या कितना है? तो 54। कितना है? तो 54। दूसरा है भीम बांध। भीम अगर आपको महाभारत याद हो, भीम कहाँ जाकर मारा था? तो जरासंध को, तो मुंगेर में। यानी भीम बांध कहाँ पर है? तो मुंगेर में। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, क्षेत्र है 681 किलोमीटर है। इसमें मगरमच्छ, सुअर, भालू, तेंदुआ पाया जाता है।
दूसरा है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में। तो इसलिए कहाँ पर है? गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में 138 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। दूसरा है काबर झील जो कि 39वें रामसर स्थल भी है। ये हमारा गृह जिला बेगूसराय का है। ये बीपीएससी में 2 सवाल एक ही बार पूछ लिया था। तो ये क्षेत्र कौन सा है? बेगूसराय। 2020 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया है और ये स्थल नंबर कितना है? 39 है। ये रामसर शामिल होने वाला प्रथम भी है और ये 63 किलोमीटर है। यहाँ पे साइबेरियन वर्ड्स आता है जो कि काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है कैमूर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये है कहाँ पर? रोहतास और कैमूर में। कहाँ पर? रोहतास और कैमूर में। ये बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसी क्षेत्र की बात करें तो 1500 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा, यानी 1504.9 किलोमीटर है। दूसरा है नागी और नकटे। देखिए नाक ऐसे याद कर सकते हैं कि जमाई का नाक जो है, ठीक ना, जमाई का नाक क्या है? नाक बड़ा है या नाक पे नाक क्या है? नाक नाक जैसा है। जमाई का नाक, ठीक है, जमाई का नाक नाक जैसा है। कैसा है? नाक जैसा। यानी देखिए जमाई से हो जाएगा जमुई, ठीक है, नाक से नागी और नाक से नकटी, ठीक है। यानी याद हो जाएगा कि जमाई का नाक क्या है? नाग जैसा है। तो पहले देखिए, पहले मिला 81 नंबर जो रामसर साइट है वो नागी है और 82 नंबर जो है वो नकटी है। दोनों कहाँ पर है? जमुई में। और इसकी क्षेत्रफल चूँकि जो नागी वाला है क्या है? नाक छोटा है, नाक बड़ा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन था? कैमूर। सबसे बड़ा कौन था? कैमूर वाला। सबसे छोटा नागी वाला, ठीक है। और ये बात करें तो दोनों को 2024 में रामसर स्थल में शामिल किया है। फिर राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। राजगीर कहाँ पर है? नालंदा में। नालंदा में है। फिर उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा है। उदयपुर ये कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में एक और था वाल्मीकि, यानी कह सकते हैं कि उदय है, बाघ के साथ खेलता है। उदय क्या कर रहा है? बाघ के साथ खेल रहा है, ठीक है, बाघ के साथ खेलता है। नेक्स्ट है रजौली। एक गाना है ना जा रजौली है, तो रजौली कहाँ पर है? नवादा में। ना जा रजू, कोई गाना है ना जा रजू छोड़ के, यानी इस तरह से कुछ भी हो। रजौली कहाँ है? नवादा का है, ये इतना देख लीजिएगा। कुशेश्वर, तो ये कहाँ पर है? दरभंगा महाराज कुशेश्वर स्थान। कहाँ पर? दरभंगा महाराज कुशेश्वर स्थान, यानी दरभंगा महाराज कुशेश्वर स्थान, ये फेमस है, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर भी साइबेरियन वर्ड्स आता है। विक्रमशिला, ये भी भागलपुर में डॉल्फिन अभयारण्य भी है। और गंगा नदी मुंगेर से भागलपुर तक फैला हुआ है। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य भी यहीं पर है। और आखिर है सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये वैशाली में। ये दूसरा सबसे छोटा, पहला कौन था? नागी वाला।